किसी ने खूब कहा है, इश्क थी किताबों से तभी तो लोग शाबाशी देते हैं। जय हिंद, मैं हूं पंकज सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए, एन मारिया एमटी। ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा पांडे। या ऑप्शन नंबर डी, पूनम यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन मारिया एमटी। चलिए इसके महत्व बिंदु को देख लेते हैं। यह केरल के रहने वाली है जो 231 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई है। गुरदीप सिंह ने पुरुष वर्ग में कुल 391 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 31 मार्च तक भुवनेश्वर के KIIT विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। इस टूर्नामेंट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 1300 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया था। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप संस्थापकों का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, शार्क टैंक। ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी, हॉर्सेस स्टेबल। या ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। इसके महत्व बिंदु हैं, यह फाउंडेशन इंडियन स्टार्टअप्स को अपना व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक तकनीक, टूल और संसाधनों तक मुफ्त प्रदान करेगा। यह भारत के सभी स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध होगा जिसमें बिना थर्ड पार्टी वैलिडेशन या फंडिंग वाले स्टार्टअप भी शामिल होंगे। यह फाउंडेशन उद्यमियों को उद्योग जगत के लीडर से जोड़ने में और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इसकी घोषणा के अनुसार यह 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा। भारत में अमेरिका और चीन के बाद स्टार्टअप्स का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन नंबर ई, NB रमन। ऑप्शन नंबर बी, TS ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी, दीपक मिश्रा। या ऑप्शन नंबर डी, रंजन गोगोई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, NB रमन। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। फास्टर, इसकी फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अब फास्टर प्रणाली की मदद से अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि की सूचना दे सकते हैं। रजिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से फास्टर प्रणाली को विकसित किया गया है। इस प्रणाली में सभी नोडल अधिकारियों को एक विशिष्ट न्यायिक संचार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक फास्टर सेल भी स्थापित किया गया है जो नोडल अधिकारियों को जमानत से संबंधित कार्यवाही या आदेशों के डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को प्रसारित करेगा। प्रश्न संख्या 4 है, किस नदी से 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति मिली है? ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी। या ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झेलम नदी, ऑप्शन नंबर सी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और यह भारत के पंजाब प्रांत में बहता है। यह मूर्ति मजदूर को झेलम नदी में रेत निकालते समय पुलवामा जिले के लेल्हारा काकपोरा इलाके में मिला।
यह मूर्ति काले और हरे रंग के पत्थर से बनी है। इस मूर्ति में सिंह, सुअर और मानव के मुख हैं। यह मूर्तिकला 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अवंतीपोरा में उपयोग की जाने वाली मूर्तिकला शैली का प्रतिनिधित्व करती है। मूर्तिकला के बारे में जानते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मूर्तिकला शुरू की गई थी। मूर्तिकला का उपयोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म के सिद्धांतों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस राज्य के सीएम का निधन 92 वर्ष की उम्र में हुई है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। बीवी गुरुंग सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे। सिक्किम के इतिहास में उनका मुख्यमंत्री के रूप में 2 सप्ताह का कार्यकाल सबसे छोटा है। वे सिक्किम की पहली समाचार आधारित नेपाली पत्रिका कंचनजंग के संपादक भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई किस देश के दौरे पर थे? ऑप्शन नंबर ई भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। इससे पहले वे चीन के दौरे पर थे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। रूसी विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में तेल की सीधी बिक्री पर भारी छूट की पेशकश की है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था पर चर्चा की। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह और ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस भी भारत दौरे पर हैं। रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था के बारे में जानते हैं। यह एक भुगतान व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों को रूस को उनके निर्यात के लिए भारतीय रुपये में भुगतान करने की अनुमति देगा। इस व्यवस्था के तहत एक रूसी बैंक को किसी भारतीय बैंक में खाता खोलना होगा। इससे पहले भारत और रूस चाय के व्यापार के लिए रुपया रूबल भुगतान व्यवस्था का उपयोग करते रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन जीएसआई के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राजू, ऑप्शन नंबर सी अशोक जुनेजा या ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राजू। इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वे जीएसआई मुख्यालय में अतिरिक्त महानिर्देशक और मिशन 3 और 4 के राष्ट्रीय प्रमुख पद पर थे। डॉक्टर एस राजू ने राजेंद्र सिंह गरखल की जगह ली है। जीएसआई भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका प्राथमिक कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधनों के मूल्यांकन और विश्लेषण से संबंधित है। वर्तमान में जीएसआई खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रश्न संख्या 8 है, इंड-ऑस ईसीटीए समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 अप्रैल 2022, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2022, ऑप्शन नंबर सी 3 अप्रैल 2022 या ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 अप्रैल 2022। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार सम्मिलित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और
ऑस्ट्रेलिया सरकार के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री ने एक समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 3 अप्रैल या ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। यह ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबसे पहले 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया। पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2008 में मनाया गया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग न्यूरो डेवलपमेंट के विकास के समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, तेलुगु भाषी लोगों ने 2 अप्रैल को किस दिवस को मनाया है? ऑप्शन नंबर ई उगादी, ऑप्शन नंबर बी गुरु पर्वा, ऑप्शन नंबर सी बथुकम्मा, ऑप्शन नंबर डी भोगली बिहू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उगादी। और महाराष्ट्र के लोगों ने 2 अप्रैल को गुरु पर्वा नाम के पर्व को मनाया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। उगादी हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए यह त्यौहार तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही कमाल के जीके के प्रश्न उत्तर।